ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आपके बीपीएससी 17वीं या आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। इस वीडियो में हम लोग अगले 15 मिनट में 50 प्लस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एग्रीकल्चर से जुड़ा, यानी कि कृषि से जुड़ा। आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, चैनल पे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे जुड़ जाइए हमसे और ऐसे प्रिपरेशन करने वालों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सब बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रीलिम्स के दृष्टि से इसमें से कुछ प्रश्न सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आने वाले अब 15 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो हम लोग बिना समय गंवाए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? एमसीक्यू फॉर्म में है। अगर आप जानते हैं तो आप वो प्रश्न को सोल्व कीजिए और कमेंट में अपने जो स्कोर आते हैं उसको बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। भारत की जो कुल भूमि है जिसमें कृषि कार्य होता है, अगर उसको प्रतिशत में मेजर किया जाए तो ये 52.7% है। कुल भूमि जिसका भारत के पास जितनी कुल भूमि है उसका 52.7% जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। बाकी जो हमारा लगभग 47% के आसपास बचता है वो आप रेजिडेंस के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सर्विस सेक्टर में यूज होता है। भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये 70%, ये याद रखिएगा, 67 से 70% भारत की जो आबादी है वो कृषि कार्यों में संलग्न है और इसमें कोविड के दौरान वृद्धि देखने को मिली है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत की लगभग 70% जो है वो कृषि के तरफ ही झुकाव है जनसंख्या का। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो वर्तमान में जो हम लोग का जीडीपी है इसमें 13.9% जो है वो कृषि क्षेत्र का योगदान है। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान था? सकल घरेलू उत्पाद मीन्स वही जीडीपी। तो उस समय हमारे लिए कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य सारे क्षेत्र तो डेवलप्ड थे भी नहीं इतना, है ना। तो 50 से 51 मीन्स स्वतंत्रता की ठीक बाद की बात है। इस समय 55.40% योगदान कृषि का होता था जीडीपी में। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है? अब कृषि में भी खाद्यान्न के लिए कितना क्षेत्र आता है? तो ये 166.5 मिलियन हेक्टेयर है। सबसे पहली कृषि गणना कब की गई थी? तो कृषि से रिलेटेड जो गणना है, जो सर्वे है, इसमें सबसे पहले 1970 में कृषि गणना भारत में की गई थी। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? भारत में सीमांत किसानों में 1 हेक्टेयर तक धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। भारत की कितने प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या उससे भी छोटी है, मीन्स सीमांत किसान के श्रेणी में है। कितनी प्रतिशत जोते सीमांत या फिर उनसे निम्न स्तर में है, 1 हेक्टेयर या उससे भी छोटी है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा है। 86% जो मात्रा है जोत का, ये 1 हेक्टेयर या उससे भी छोटी है। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो कृषि के जोत पर टैक्स लगे, इसका संस्तुति किया था राज्य समिति ने। भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, मीन्स सिंचाई के ऊपर निर्भर है? तो लगभग 52% के आसपास है, यानी कि आधा आप कह सकते हैं कृषि भूमि का, लगभग 52%, 1/2 सिंचित हिस्सा है कृषि भूमि का। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं।
हाँ, अगर एग्जैक्ट परसेंटेज में पूछता है फिर हम लोग को 52% लिखेंगे। हाँ, प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहर, कुआं, नलकूप या तालाब? तो भारत में जो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो नहर है। अब यहाँ पर स्रोत की बात की गई है। भारत में सिंचाई का सबसे पहला स्रोत कौन सा है? कुआं और नलकूप थे। कुआं और नलकूप है। लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? तो 2000 हेक्टेयर तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र 2000 हेक्टेयर तक का है। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? भूमिगत जल के सिंचाई के लिए उपयोग को संभव बनाना है तो सबसे अधिक किसका उपयोग होगा? तो ये लघु सिंचाई परियोजना का होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत की मंदिर की उपाधि दी थी? तो ये इन्होंने जो नदी घाटी परियोजनाएं थी, लौह इस्पात उत्पादक इकाई, प्राचीन काल के मंदिर या देश के महापुरुषों की समाधि, तो इन्होंने विशालकाय जो नदी घाटी परियोजना थी इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक होने पर इसको बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या 17 है। इसमें क्वेश्चन किया गया दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? इसका उत्तर मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, केरल है ये। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सबसे अधिक सफल रही? तो हरित क्रांति गेहूं और चावल के क्षेत्र में सबसे अधिक सफल रही है। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो ये गेहूं पे पड़ा है सबसे अधिक। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुछ खाद्यान्न में अंश कम हो गया, मीन्स परसेंटेज गिरावट देखने को मिली। ये कौन से खाद्यान्न में? कुल खाद्यान्न में से किसका अंश कम हो गया था ये बताना है। तो मोटा अनाज और दलहन का अंश कम हो गया था। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारतीय कृषि में 1966 का जो वर्ष था वो अधिक उपज के किस्म के उपज के लिए जाना जाता है। 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? तो ये HYVP है, भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाया गया है और एक महत्वपूर्ण योजना में शामिल है। इसका HYVP का फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये भी प्रश्न बहुत आसान है, MS स्वामीनाथन थे। अब आगे आने वाले 7 मिनट में या फिर 6 मिनट में हम लोग 25 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो थोड़ा हम लोग यहाँ से स्पीड बढ़ाते हैं। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉड थे, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग से कंफ्यूज्ड नहीं होना है। प्रारंभ इन्होंने किया था, लेकिन जब शब्द के प्रतिपादक की बात आएगी, हरित क्रांति के शब्द का प्रतिपादक, तो ये विलियम गॉड होंगे, ठीक है। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? यहाँ पे अलग अलग एज दिए गए हैं, अलग अलग
वर्ष दिया गया 1960-61 इसका सही उत्तर है। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1964-65 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत की बात किया जाए तो यहाँ 1966-67 जो था वो हरित क्रांति का वर्ष था, प्रारंभ हुआ था इसी समय। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ये वर्गीस कुरियन यानी डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः यहाँ दिया गया है, परसेंटेज में बताना है। तो जो भारत में कुल उत्पादन है उसमें 50% भैंस है, 46% गाय है और 4% योगदान बकरी का होता है। ठीक है, तो आपको सी सही उत्तर हो जाएगा, 50%, 46% और 4%। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 32। तो भैंस का सर्वाधिक है 50%, ये याद रखेंगे। 50, 46 और 4 ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 32 पर आते हैं। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वर्तमान में कितनी है? मीन्स कितना अभी अवेलेबल है 2024 में प्रति व्यक्ति अगर दूध देखा जाए तो? सही उत्तर हो जाएगा 427 ग्राम। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता, राज्यों में सबसे अधिक जो दैनिक उपलब्धता है वो किस राज्य में है? दैनिक उपलब्धता की बात हो रही है तो ये पंजाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता जो है वो कितना है? तो ये 1200 ग्राम के आसपास है, 1221 ग्राम सही उत्तर होगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है। मत्स्य उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है मत्स्य उत्पादन में भारत का। पहले नंबर पे चीन है। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किसका है? ये अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा क्वेश्चन में, चीन हो जाएगा ये। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? फॉस्फेटिक, नाइट्रोजन, पोटेशिक या तीनों बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन की जो खपत है वो सबसे अधिक है। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर है? तो ये पोटेशिक उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 40 चूंकि हमारा अगला क्वेश्चन है, आलू उत्पादन के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन में हम लोग दूसरे स्थान पे आते हैं, जबकि पहले स्थान पे चीन है। अब अगले 2 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और 10 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला हो गया 41 नंबर क्वेश्चन, उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम है हमारे यहाँ, इसका क्या कारण है? तो इसका ये सारे कारण है, कृषक की निर्धनता, कृषकों की अज्ञानता और अपर्याप्त और अनियमित जलापूर्ति। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन के बढ़ाने के उद्देश्य से क्या क्या कदम उठाए गए हैं? उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, ये तो हो ही रहा है। उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इनका आयात करना, ये भी हो रहा है। उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है। तो ये इनमें से सभी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन सा है? अभी 2024 का है ये आंकड़ा। तो उर्वरकों में प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से देखा जाए तो टॉप के जो शीर्ष राज्य है वो पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फर्टिलाइजर उत्पादन में भारत का दुनिया में जो स्थान है वो तीसरा है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? मीन्स नाइट्रोजन उर्वरक का
94% हिस्सा जो है वो हम लोग घरेलू उत्पादन से पूरा करते हैं। भारत फॉस्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? तो 82%। झूम क्या है? तो ये खेती का एक प्रकार है। ये बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न लेकिन इम्पोर्टेंट है, आसान है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, ये अगर स्टेट वगैरह पूछ दे तो नागालैंड इसके लिए प्रमुख है। लदाख किस चीज़ से संबंधित है? देखिए, लदाख स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। हाँ, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सामान्य जीवन निर्वहन कृषि जो है उसको श्रीलंका में किस नाम से जानते हैं? कोनुकू, हुमा, मिल्पा या चन्ना? सही उत्तर हो जाएगा चन्ना। यह हमारा 50वां क्वेश्चन है। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि मीन्स वहीं झूम कृषि की बात हो रही है, इसको वहाँ रे नाम से जानते हैं। तो इस 15 मिनट में हम लोगों ने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आपका रिवीजन हुआ होगा, और अगर आप नया कुछ जान पाए हैं तो ये तो और भी बेहतर है। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलते रहूँगा। फ़िलहाल अभी इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है।